हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूं और आशा करता हूं कि मेरे ये वीडियो आपके बड़े उपयोगी साबित हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे वीडियो आपकी प्रिपरेशन में सहयोगी हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और तथा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। मेरे इस वीडियो में आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। तो शुरू में हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश का वैद्युत प्रभाव अक्षेत्र में स्थित या प्रवेश करने वाले आवेश पर कार्य करता है अथवा दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत अक्षेत्र कहलाता है। अर्थात समझिए कि हमारे पास कोई आवेश है, उसके चारों ओर की वह फील्ड जहाँ तक उसका असर है, उसका प्रभाव है, और जब कोई दूसरा उस किसी के प्रभाव में प्रवेश करता है तो उसके प्रभाव को उसे झेलना पड़ता है, उसके प्रभाव को वो अनुभव करता है। अर्थात जहाँ तक इस आवेश का प्रभाव होगा, वो सारा जितना भी रीजन होगा, सारा क्षेत्र जितना भी होगा, वही वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अब नोट करने वाली बात है कि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, यानी कि इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निम्न 3 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। बिंदु की स्थिति सदिश फलन द्वारा, बिंदु की स्थिति सदिश फलन द्वारा इसे ई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि ई हम लिख कर दिखाएंगे उसकी डायरेक्शन, तो हमें पता लग जाएगा वैद्युत क्षेत्र किस ओर से किस ओर कार्य कर रहा है। दूसरा है बिंदु की स्थिति के अदिश फलन द्वारा इसे वी से प्रदर्शित करते हैं और इसे वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव के विषय में नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। फिर तीसरी विधि है कि ग्राफीय विधि द्वारा वैद्युत बल रेखाओं से या के द्वारा। तो इन तीनों में आगे डिस्कशन चलेगा। अब एक आता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश होता है यानी कि टेस्टिंग चार्ज। जैसे लाइट आ रही है नहीं आ रही है, हम टेस्टर लगा के देखते हैं, उसी प्रकार से कहाँ पर बल वैद्युत बल है, कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, ये टेस्ट करने के लिए हमें एक परीक्षण आवेश की आवश्यकता होती है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं Q0 से। परीक्षण आवेश Q0 एक अत्यंत लघु धन आवेश है। यह काल्पनिक आवेश है, वास्तविक नहीं, यानी कि कल्पना करते हैं, इसको हम कल्पना में रखते हैं अपने। अब आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने पहले पॉइंट में बोला था। ये क्या है जी? कि ये किसी भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, देखिए इसके चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र ये है, ये कोई एक बिंदु है, P ले लीजिए, ये O ले लीजिए, बिंदु P पर, ठीक है, पर स्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, यानी कि एक आवेश ये हो गया, एक परीक्षण आवेश हमने P पर रख दिया, तो जब 2 आवेश होंगे तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। तो आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि इनके बीच में जो वैद्युत बल लगा वो, और इस वाले जो परीक्षण आवेश टेस्टिंग चार्ज को के द्वारा हम इस बल को डिवाइड कर दें, तो वो जो परिमाण आएगा, जो राशि आएगी, जो भौतिक राशि आएगी, उसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अर्थात E = F/Q0, न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि F का जो मात्रक है, यूनिट है, वो न्यूटन है, और जो आवेश की जो यूनिट है वो कूलाम है। तो क्या कहा हमने कि देखिए ये क्या है? इसके चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P पर टेस्टिंग चार्ज रखा है, इन दोनों के बीच में जो बल लगा है उसको टेस्टिंग चार्ज से हमने डिवाइड कर दिया, तो आ जाएगी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
यह सदिश राशि है, इसकी दिशा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ओर होती है। एक मेरा नोट याद रखना जो मैं कह रहा हूँ, इसको इस लिखने के लिए तो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लिखते हैं, लेकिन इसके लिए हम जो लिखेंगे इसमें लिखेंगे अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर। क्यों? अगर मान लीजिए -1 माइक्रो कूलम और -2 माइक्रो कूलम, तो इनमें इनके बीच में पूछ रहा वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब हमें इसमें, अब पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा है, यानी कि कौन सा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और कौन सा ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो देखिए ये इसकी अपेक्षा कम है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ है। तो इसमें क्या करेंगे, अधिक, यानी कि इसको हम अधिक आवेश मानेंगे पॉजिटिव की ओर, तो अधिक से कम की ओर। तो ऐसे इसको एक हम अपना एक सिंपल वीव रख लेंगे और इसको याद रखेंगे। अब इसका जो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, ऊपर फोर्स का यानी कि न्यूटन का mLT-1 और नीचे उसका कूलम का AT, तो ये ऊपर चला जाएगा, m तो एज इट इज़ रहेगा, L भी एज इट इज़ रहेगा, T⁻³ हो जाएंगी और A⁻1 हो जाएगा। ये विमीय सूत्र आ गया। अब देखिए F = होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो इसका यानी कि इसका अगर हम परिमाण निकालें, वो लगाकर एरो, ये सदिश राशि हो गई और मॉडुलस लगा देते हैं तो केवल परिमाण रह जाता है। तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r²। तो E कितना हो जाएगा, Q0 को डिवाइड कर देंगे तो Q0 से Q0 कट जाएगा, तो E = आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। और हम जानते हैं कि जो वेक्टर फॉर्म होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r², और ये जो सदिश होता है स्थिति सदिश, इसकी दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन लगा देंगे। इसका मतलब है कि ये दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर को वेक्टर r/r या मॉडुलस r =r हो जाता है, तो ये रखेंगे। तो यहाँ पर फिर F को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/r² r³ इन जो और साथ में आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा, वेक्टर r। देखिए सिर्फ यहाँ से Q0 हटेगा, बाकी सब वही रहेगा। तो वेक्टर फॉर्म E की आ जाएगी, वेक्टर है फोर्स अपॉन Q0, यानी कि बाकी सब वही और Q0 इसमें से हटा देंगे, तो हमारे पास फार्मूला ये आ जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है, केवल परिमाण मैग्नीट्यूड है केवल, ऐसे ही ये मैग्नीट्यूड है और ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। अब आती हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये वैद्युत बल रेखाएं क्या है, किसी वैद्युत अक्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र हैं, किसी वैद्युत अक्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण काल्पनिक वक्र जिस पर कोई धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है और उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, वह वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो कितने गुण है जी, देखिए पहला गुण है कि यह धन आवेश से प्रारंभ होकर त्रिज्य भार की ओर सभी दिशाओं में चलती है और अनंत पर समाप्त होती है। देखिए एक धनावेश है, इससे त्रिज्या बिल्कुल परपेंडिकुलरली पृष्ठ के बाहर निकल ली हैं चारों तरफ, और ये कहाँ तक जाएंगी, शुरू तो यहाँ से हो रही और अनंत तक जाती हैं। पहला इसकी प्रॉपर्टी। दूसरी है ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण ये अनंत से प्रारंभ होकर त्रिज्या आवेश की ओर आती हैं, इसमें बाहर निकलती हैं और नेगेटिव में अंदर की ओर आती हैं। तीसरा है ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अगर हम एक प्लस एक माइनस लें तो इधर से निकलेंगी और नेगेटिव की ओर एंटर कर जाएंगी। ठीक है।
ये अर्थात ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। अब पांचवा, ये लंबाई के लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती हैं। जैसे देख रहे हैं आप इसको कि अब ये सिकुड़ने का प्रयास भी कर रही हैं और दूर हटने का प्रयास भी कर रही हैं। तो हम इस पांचवें पॉइंट में यही कह रहे हैं कि ये लंबाई के लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती है। देखिए गैपिंग ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, जिससे यह प्रतीत होता है कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, जैसे इसमें दूर हटने का प्रयास कर रही है। ठीक है। नंबर 6, ये बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर हम इस पर कहीं पर भी ये मान लीजिए इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचे तो ये इसकी दिशा को इस समय रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे खींचे तो वो अलग करेगी। ठीक है। नंबर 7 पर आ जाते हैं कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है क्योंकि एक क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती। जैसे हमने मान लीजिए ये दो रेखाएं खींच ली और एक काट दी इस बिंदु पर, तो एक रेखा पर, एक वक्र पर तो स्पर्शी रेखा ये और दूसरे पर स्पर्शी रेखा ये, तो इसी कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो गई, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है। अब आता है उदासीन बिंदु। तो उदासीन बिंदु भी होते हैं जहाँ पर हम ये वैद्युत क्षेत्र दिखाते हैं। उदासीन बिंदु वो होते हैं यदि किसी बिंदु पर दो विपरीत परंतु बराबर वैद्युत क्षेत्र लगे हों तो वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक है। अर्थात नेट वैद्युत क्षेत्र उन पर क्या हो जाता है, शून्य। उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। अब आ जाता है, वो तो था एक आवेश। अब आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम उसके स्थापित करेंगे, तो हम कर रहे हैं इसको। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण उत्पन्न तीव्रताओं के सदिश योग को उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कहते हैं। अर्थात किसी निकाय में यदि बहुत सारे आवेश हैं, इससे पहले हमने बलों में पढ़ा है, बहुत सारे आवेश हैं, तो और उन आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो सब की अलग अलग वैद्युत तीव्रता निकाल लेंगे और उन सब जो भी उनके सदिश आएंगे उन सब को जोड़ देंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो परिणामी तीव्रता आ जाएगी। जैसे E = E1 + E2 + E3 डैट डैट डैट, जहाँ Q1 Q2 Q3 डैट डैट Qn n बिंदु आवेशों के कारण P पर उत्पन्न तीव्रताएं क्रमशः E1 E2 E3 En है। ठीक है। अब जैसे E1 को हमने लिखा है, E1 को हमने लिखा है कि E1 = 1/4 πε0 Q1/R1² और डायरेक्शन दिखाई है ये यूनिट वेक्टर R1 से, यानी कि ये P की दिशा में यूनिट वेक्टर R1 E की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगर हम यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर लिखें तो इसके नीचे R1 और आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 1/4 πε0 Q/R1³ और वेक्टर आ जाएगा इंटू वेक्टर R1। ठीक है। तो हमने ये अभी पीछे भी देखा कि ये भी सूत्र लिखा था हमने, ये भी लिखा था। अगर हमने यूनिट वेक्टर की पोजीशन में लिखना है तो ये नीचे R1² आएगा, और अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो R1³ आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर फिर अगेन बता रहा हूँ कि वेक्टर R/ इसका जो परिणाम होगा, जैसे R1 लिख रहे हैं तो यहाँ R1 और यहाँ R1, या तो मॉडुलस से लगा दीजिए या एरो हटा दीजिए। अगर एरो लगाना है तो मॉडुलस से लगाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी प्रकार E2 बस क्या चेंज हुआ, Q1 की जगह Q2 और R1 की जगह R2। इसी प्रकार से Rn और En क्या चेंज हुआ, यहाँ पे Qn आ जाएगा, यहाँ पे Rn आ जाएगा, यहाँ पर Rn आ जाएगा। ठीक है। अगर हम इन सब को जोड़ दूँ तो E आ जाएगा 1/4 πε0 कॉमन Q1/R1³ इंटू वेक्टर R1 + Q2/R2³ इंटू वेक्टर R2 + Qn/Rn³
इंटू वेक्टर आर एन। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर ये सिमिट्री आ जाते हैं और सब में योग है तो हम योग के लिए तो लगाते थे सिग्मा, और यहाँ पे लिख देते हैं आई। कितने टर्म्स हैं ये, 1 से लेकर n तक, और आई को लिख देते हैं 1 से n तक। इसका मतलब है, और जैसे ये Q1 Q2 Q3 Qn आया है तो उसकी जगह लिख देंगे आई, और जैसे R1 R2 R3 आया है इसकी जगह भी आई लिख देंगे, और नीचे इसकी जगह भी आई लिख देंगे, और आई को लिख देंगे यहाँ पर 1 से n तक। इसका मतलब है आई को 1 से लेकर n तक रखते जाओ और सबको जोड़ते चले जाइए। ये इकट्ठा करने का एक तरीका है। ठीक है, और ये कब लिया गया फार्मूला, जब P बिंदु O पर है, यानी कि मूल बिंदु पर है। यानी अगर हम P बिंदु को इस प्रकार से लें कि वो इसके XYZ प्लेन में दिखे, यानी कि जो ये आपका XYZ प्लेन है, इसमें इसकी एक अपनी पर्टिकुलर पोजीशन हो, अर्थात मूल बिंदु के सापेक्ष इसका जो स्थिति सदिश R लिया जाए, तब क्या फार्मूला बैठेगा। तो तब देखिए आप क्या करेंगे, तो अब मूल बिंदु पर तो है नहीं ये, तो अब इसकी पोजीशन है P पर, तो इसके बीच में जो वेक्टर आएगा, जो हम इसकी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, वो आएगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने R1 लिखा था ऊपर वाले फार्मूले में, वहाँ पर आ जाएगा R माइनस R1 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो जीरो था, इसलिए उसमें दिखाया नहीं गया मूल बिंदु का स्थिति सदिश जीरो होती है। लेकिन यहाँ पर P बिंदु की स्थिति सदिश क्या है, R, तो लिख दिया हमने उपरोक्त सूत्र में P मूल बिंदु O पर है। यदि P का स्थिति सदिश R है तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। जहाँ R1 लिखा हुआ है ऊपर, तो वहाँ लिख देंगे R माइनस R1, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ R, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए ये है, और इसमें ये एक पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर OA है और इसका पोजीशन वेक्टर OB है, और हमें निकालना AB। तो AB इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर AB पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि OB माइनस OA। तो यहाँ OB की जगह R हो गया, OA की जगह R1 हो गया। तो इसी प्रकार से हम सब में रखते चले जाएंगे, R माइनस R1 नीचे मॉडुलस R माइनस R1 होल क्यूब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R माइनस R2 अपॉन R माइनस R2 होल क्यूब प्लस डैश 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 ऐसे ही। फिर इसको इकट्ठा करेंगे, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ सिग्मा लगाएंगे I 1 से लेकर n तक, और जहाँ ये 1 2 3 रखे हुए हैं n तक, वहाँ पर I लगा देंगे। जैसे Q1 Q2 Q3 था तो QI लिखेंगे, R में कुछ नहीं लिखा हुआ था, R को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पे माइनस R1 R2 R3 आए थे तो RI आ जाएगा, नीचे भी इसी प्रकार आ जाएगा। इस प्रकार से हम ये कई आवेशों के निकाय का संयुक्त वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं अपने आज का ये टॉपिक लिया है, आप मेरे ये जो वीडियो है लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू।